अभी हम लोग जा रहे हैं नॉर्मल रोड पे, एक्सेलरेशन कर रहे हैं। देखो, रिक्शा को तो आप इजीली बीट कर सकते हो, पर बाइक के लिए भी इजीली बीट कर सकते हो आप, विदाउट एनी एफर्ट, क्रूजिंग नॉर्मली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को लॉन्ग टर्म से फॉलो करते हो तो हमने ओला S1 Pro जब जस्ट लॉन्च होने वाली थी तब उसका अर्ली इम्प्रेशंस वीडियो बनाया था। तो आज हम उसी यूज़र के साथ लॉन्ग टर्म रिव्यू करने वाले हैं। काफ़ी चीज़ें बदल गई है। रिसेंटली MuOS 3 आ गई है और जो फीचर्स को लॉन्च के टाइम प्रॉमिस किया गया था वो सारी इम्प्लीमेंट की गई है। हाइपर चार्जिंग नेटवर्क भी शुरू हो गया है। तो चलिए हम अब भावेश जी के साथ आगे की बातें करते हैं और उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। हेलो। हेलो। ये मेरे ब्रदर इन लॉ है। ये वन ऑफ द कुछ यूजर्स थे जिन्होंने एकदम स्टार्टिंग में ही, जैसे ही ओला ने इस व्हीकल को लॉन्च किया था, उसे बिना देखे ऑनलाइन उसकी प्री बुकिंग कर दी थी। दोस्तों, ये एक अनस्ट्रक्चर्ड वीडियो रहेगा। अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो वी आर वेरी श्योर कि आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और अगर आप अभी ईवी लेने के लिए मार्केट में सोच रहे हो तो इसके थ्रू आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आपको इस व्हीकल को लेके लगभग कितने टाइम हो गया है एग्जैक्ट 1 साल कंप्लीट हुआ है। और रनिंग कितना हुआ है? 2800 किलोमीटर चला दी है गाड़ी। ओके। तो जो अब आप आवाज़ सुन रहे हो ये प्रॉक्सिमिटी अनलॉक की है। तो MuOS 3 की अपग्रेड में जो एक मेन चीज़ हुई है वो प्रॉक्सिमिटी अनलॉक है। तो पहले जब MuOS 2 आई थी तो ये फीचर्स आ गई थी जहाँ पे हम ऐप थ्रू लॉक अनलॉक कर सकते हैं और आपको वो लंबा चौड़ा पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं थी। वो मैं कहूँगा काफ़ी अनोइंग था, लेकिन अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है। को बस इस फ़ोन को आपके पॉकेट में रखना है और व्हीकल उसे डिटेक्ट करके अनलॉक करती है। आपका एक्सपीरियंस कैसा है? फ्लॉलेसली ये सिस्टम काम करती है? ये अपडेट 2 दिन पहले आया है और उस ओके। टाइम में मुझे काफ़ी बग्स लगे हैं कि वो काफ़ी रिलायबली अनलॉक या लॉक नहीं कर पा रहा है। एक डिले है। आप भले ही व्हीकल के पास खड़े रहो, उसके बाद वो कभी कभी 5-10 सेकंड या कभी कभी 20 सेकंड लगाती है और फिर अनलॉक होती है। तो ये डिले भी सॉल्व करना चाहिए, लेकिन नॉनदलेस फीचर आ गई है। उसके साथ क्या क्या फीचर्स आई है? जितने प्रॉमिस किए गए थे वो सारे फीचर्स अभी आ चुके हैं, ओके। एक्सेप्ट हिल होल्ड जो अभी तक बीटा में, तो वो अभी अनलॉक हो जाएगा। अभी मुझे मोबाइल में दिखता है। एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट फीचर लगा था जिसमें मैं चूज कर पाऊँ कि कितना रीजन हो। अभी वापस मैं ब्रेकिंग कर रहा हूँ, पूरा मैंने ब्रेक पे हाथ नहीं लगाया कहीं पे भी, जस्ट रीजन से ब्रेक हो रहा है गाड़ी, जो कि काफ़ी स्मूथ ब्रेकिंग है, जर्की भी नहीं है। तो उसका कंट्रोल पहले नहीं था, जो डिफ़ॉल्ट किया गया था वही था। ओके। अभी मुझे लो, मीडियम और हाई लेवल में सेट कर सकता हूँ, तो ये फोर्स रीजनरेशन की बात कर रहे हैं जो मैं डे टू डे तो यूज़ करता दोस्तों, हूँ। ओला में एक स्पेशल फीचर है, वो सिर्फ ओला में ही है। इस एक्सेलेरेटर को इस तरह से आगे प्रेस कर सकते हो, ये एक तरह से ब्रेक का काम करता है। और MuOS 3 की अब इस अपग्रेड के साथ 3 रीजनरेशन लेवल्स मिलती है जिसमें से हम चूज कर सकते हैं। होम स्क्रीन से आपको सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे आपको ऑल सेटिंग्स में जाके वो राइडिंग में दिखेगा। है रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लो, डिफ़ॉल्ट और हाई। तो ये आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं आसानी से। और हिल होल्ड जो आपको बताया मैंने, ओके, कमिंग सून है। तो इधर आप अभी दिखा सकते हैं MuOS 3 में हमें क्या और चीज़ें मिली है। यस, कुछ कॉस्मेटिक है, जैसे कि लाइटिंग के लिए आई कैन टर्न ऑन सेफ्टी लाइट, जिसमें सब हज़ार्ड लाइट जो गाड़ी में रहता है। और ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है जो हेलो लैम्प का है। एक आपका लो बीम है, योर DRL ऑल्सो, ये हाई बीम है, और ये आपका हेलो लैम्प है। DRL है, ये आपका अपर हो गया, और इसको दबा के रखूँगा, प्रेस करके रखूँगा तो आपको हेलो लैम्प स्टार्ट हो जाता है। ओके। तो यूजुअली आई वांट, मुझे अगर हेलो लैम्प हमेशा चालू चाहिए, अच्छा दिखता है। हाँ। और काफ़ी कूल फीचर है हाँ। इस ओला स्कूटर के लिए। तो उसको टर्न ऑन करने के लिए सिर्फ इसको ऑन करना पड़ेगा। अभी जब भी मैं स्कूटर चालू करूँगा, गाड़ी बंद कर दी, जैसे मैं गाड़ी को शुरू करूँगा अपने आप हेलो लैम्प चालू हो जाएगा। ओके। ये जो लाइट है, छोटी एक लाइट है, एक हाई बीम है, एक ही लाइट फोकस करती है रोड पे। तो रात में आपको लगता है लाइट इनफ है या कम है, ज़्यादा है, ओके है, क्या है? इसका हेडलैम्प इतना पावरफुल है, मतलब किसी गाड़ी को भी ये बीट कर सकता है। ओके। इसका सिंगल हेडलैम्प, प्रोजेक्टर लेकिन हेडलैम्प है। नॉर्मल लो बीम या सिर्फ हाई बीम की लो बात बीम, कर रहे हैं? अब मेरे को हाई बीम डालना ही नहीं पड़ता, अनलेस मैं पासिंग कर रहा हूँ किसी को। पास करने के लिए मैं सिर्फ हाई बीम यूज़ करता हूँ, वरना इसका हेडलैम्प काफ़ी पावरफुल है और आपको पूरा रोड विजिबल दिखाता है वाइट लाइट के साथ। और अगर आपको हाई बीम ऊपर नीचे भी करना है तो आप यहाँ से एक स्क्रू है इसका नीचे, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो आराम से जैसे चाहिए। और क्या चीज़ें आ गई है? मेरे फ़ोन का वाईफाई दे सकता हूँ मेरे स्कूटर को, ओके। ताकि मुझे कुछ डाउनलोड अगर अपलोडेट फास्ट करना होगा।
बट जो बिल्ट इन जियो का सिम कार्ड है उससे डाउनलोड स्पीड अच्छा मिल जाता है। ये बेसिकली काम में आएगा जब आप गाड़ी का नेविगेशन यूज कर रहे हो, तो नेविगेशन में अगर इंटरनेट नहीं है तो नेविगेट नहीं होगा। अभी नेविगेशन भी MovOS 2 से ही शुरू हो गया है। मैप माई इंडिया का नेविगेशन है। और आपका नेविगेशन के मामले में एक्सपीरियंस कैसा रहा है? इसमें मैप माई इंडिया का मैप्स है जिसमें गूगल के जितने सारे लिस्टिंग नहीं है। जैसे कि अगर मुझे कोई कॉफ़ी शॉप जो नया खुला है जो गूगल पे पहले आ जाता है, वो मैप माई इंडिया पे दिखेगा ही नहीं। अदरवाइज मुझे अगर घर आना है या कहीं पे जाना है एरिया तक, तो मैं इसका नेविगेशन यूज़ कर पाता हूँ। Okay. फिर मुझे अल्टीमेटली फ़ोन से ही गूगल मैप खोल के वो जगह पे जाना पड़ता है। हम गूगल मैप्स की पिन व्हीकल के साथ शेयर कर पाते तो वो एक काफ़ी अच्छी एड ऑन हो सकती थी। अपग्रेड के थ्रू बहुत सारी फीचर्स डाली जा सकती है। और MovOS में क्या आया है? के अलावा हमारे पास डिफरेंट मोड्स आ गए हैं। होम स्क्रीन जो है अपना, यहाँ पे थीम्स हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको दबा के रखूँगा तो 3 थीम्स आप देख सकते हो। एक एक्लिप्स है जो डिफ़ॉल्ट आता है, उसके बाद विंटेज करके एक है जिसमें काफ़ी विंटेज लुक है और साउंड भी आ जाता है। अगर मैं अभी इधर इसे अनम्यूट करूँ, फिर अप्लाई, अभी स्टार्ट नहीं है। तो आप इसे कभी यूज करते हैं या करोगे? बिल्कुल नहीं, मैंने ईवी इसलिए लिया कि इसमें कितना शांत एक्सपीरियंस है। उसमें आप इतना नॉइज़ डाल दोगे तो लेकिन जिन्हें चाहिए वो कर सकते हैं। मेजर जो अपग्रेड MovOS 3 के साथ आया है वो मैं कहूँगा कि लॉक अनलॉक है, जो प्रॉक्सिमिटी बेस्ड अब हो गया है और थोड़े बहुत ये चेंजेस भी आ गए हैं। उसी के साथ और एक मेन फीचर आप मुझे बता रहे थे कि अब आप की शेयर कर सकते हैं फैमिली मेंबर्स के साथ। यस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। ओके। ताकि मैं अगर चलाता हूँ, मेरी वाइफ या मेरी सिस्टर को अगर गाड़ी लेके जानी है तो उनको कोड डालना पड़ता था जो पहले ज़माने से मैं कर रहा हूँ। अभी मैं मेरे की उनके फ़ोन में भी डाल सकता हूँ, तो फिर उनके फ़ोन में भी प्रॉक्सिमिटी अनलॉक होगा उनके फ़ोन में पूरा सारे फीचर्स आ जाएंगे और ऐप भी यूज़ कर सकते हो। नहीं तो स्कूटर एक्सेस को क्लिक करना है और यहाँ पे आप ऐड अनदर राइडर कर सकते हो। सहूलियत देने वाली काफ़ी फीचर्स हमें मिल गई है जिससे कि हमारा एक्सपीरियंस फुलफिल होता है। अब सबसे $1 मिलियन क्वेश्चन, डू यू रिग्रेट डिसीजन बाइंग ओला S1 Pro या यू आर हैप्पी विद इट? क्या बताना चाहोगे हमारे यूजर्स मैं को? बहुत खुश हूँ इस स्कूटर के साथ। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदी है। नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आपको खुशी जरूर देगी जिस तरह से आसमान में पेट्रोल के रेट जा रहे हैं, लेकिन आप अगर ओवरऑल परसेप्शन देखोगे तो ओला सब कुछ अच्छा है, लेकिन ओला S1 Pro मत लो, ऐसे बहुत से रिव्यूअर्स का कहना है। मेन स्ट्रीम मीडिया का तो पक्का ऐसा कहना है। तो डू यू एग्री विद देम? बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ। ये गाड़ी सिर्फ इलेक्ट्रिक है इसके लिए बेटर नहीं है। सस्पेंशन मतलब चलाने के मामले में, स्पीड आपको जो अब हाईवे पे इसको भगाना होगा, किसी को ओवरटेक करना होगा, इजीली कर सकता है। आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। निगेटिव्स देखते हैं क्योंकि अभी जो स्टार्टिंग में हमने देख ली तो MovOS की पॉजिटिव्स आप कह ही सकते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी, ये बहुत लोगों का ये है कि इस ओला की बिल्ड क्वालिटी रिलायबल नहीं है। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइजेस कहाँ कहाँ है? मेरे ख्याल से जो भी कॉम्प्रोमाइज़ेस किए गए हैं मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ इजीली। इसलिए नहीं कि मैंने गाड़ी खरीदी है, पर मुझे वो बॉदर ही नहीं कर। इसके अंदर पेंट आप देख सकते हो। गाड़ी को लगभग 1 साल ही हुआ है। यहाँ पे पाउडर कोटिंग अच्छी खासी गई है, पार्ट तो कहीं टच भी नहीं होता है, तो पाउडर कोटिंग क्वालिटी श्योरली अच्छी हो सकती है। यहाँ पे भी भावेश जी मुझे पहले दिखा रहे थे, ये देखिए पाउडर कोटिंग की 1 साल में ही इस तरह से, लेकिन अंदर का जो मेटल है वो रश नहीं होने वाला है। वो मेरे ख्याल से कास्टिंग अलॉय है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स ज़रूर हो सकती है। और उसके साथ ये तो ठीक है, पेंट रिलेटेड है, बॉडी पेंट रिलेटेड कोई इशू? पेंट के रिगार्डिंग मुझे कोई डाउट्स या चैलेंजेस नहीं आए हैं। पूरा पेंट जो है इसका मैट फिनिश है। मैट फिनिश वाले व्हीकल्स क्या मेंटेन करना इजी है, सेम है, या कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है? इसका पूरा फाइबर का बॉडी है जो भी है, और उसके ऊपर मैट पेंट है। ओके। और साथ में मुझे इसके साथ कवर भी मिला है। Okay. गाड़ी का मैं गाड़ी हमेशा बारिश छोड़ के कवर में रखा नहीं हूँ। और अगर मुझे क्लीनिंग के बारे में आप पूछोगे तो मैं एक वेट टॉवल लेके सिर्फ पॉश देता हूँ। तो अभी आप गाड़ी का शाइन देख रहे हो, जो गाड़ी फर्स्ट दिन से आई थी वैसे ही शाइन है। बिगेस्ट क्रिटिसिज्म ओला की थी सॉफ्टवेयर बगी है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट चाहिए। अभी भी स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट है, लेकिन अभी जिस रेट से ओला डिलीवर कर रहे हैं, मेनली MovOS 2 के बाद जो MovOS 3 रिलीज हुई है, टाइमलाइन थी वो काफी जल्दी थी। ऐसे कोई खतरनाक सॉफ्टवेयर वाला इशू आया है आपको इतने सालों में जिसमें आपको ऐसे लगा नहीं है तो बहुत बड़ी गड़बड़ है? जब मैंने ये ली थी और विद इन 20 या 30 दिन हुए थे, और तभी इसका सॉफ्टवेयर काफ़ी बीटा था। जब फर्स्ट मैं बायर था इसका, लाइक पहला लॉन्च किया था, तभी मैंने खरीदा था गाड़ी। तो मुझे जो गाड़ी मिला था उसमें सॉफ्टवेयर में एक बग था
कि 30% के नीचे अगर गाड़ी जाता है तो वो सीधा 30 से 0 हो जाता था कभी ओके कभी। मतलब तो बहुत ही डेंजरस। तो आपको और मुझे फॉर्चुनेटली जो जिसने डिलीवर की थी गाड़ी, उन्होंने पहले से ही बता दिया था कि गाड़ी का बैटरी 30% तक लेके नहीं जाना है। ओके उसके पहले आप चार्जिंग पे लगा दो, बाकी ये गाड़ी चलने के लिए स्मूथ वैसे ही थी। मतलब आपने इसे धक्का भी मारा है। एक बार लाइफ में मैंने भी ये किया है हाँ। और लकीली ये घर के नज़दीक था और गाड़ी 30% से 0 पे हुई। लेकिन मूव S2 के बाद वो प्रॉब्लम नहीं है अभी। वो उसके बाद जब सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया, उसके बाद मुझे आज तक 2005 आप उसके बाद भी 0 तक व्हीकल चला चुके हो, मतलब लाइक अभी भी 10-15% तक। 5% 2% भी आप लेके जाओगे तो भी गाड़ी बंद नहीं होगा। तो अभी वो इशू सॉल्व वो है। इशू पूरा तरह से सॉल्व हो गया। ऐसी कौन सी चीजें आपको हो गई इसमें सिर्फ मार्केटिंग के लिए डाली गई है? एक्चुअली सारे फीचर्स एक्सेप्ट स्पीकर, जब म्यूजिक स्कूटर पे सुनना ये मतलब गिमिक ही है। ये स्पीकर अगर नहीं होते तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं करता था। और एक कमी है जो मुझे नहीं, बस जो पीछे बैठता है उन्होंने मुझे बहुत बार बताया है Okay. कि इसका जो ग्रैब हैंडल है, हाँ हाँ इसको बीच में कुछ नहीं है। अभी जो नया S1 एयर निकाला है, या उसको उसको पूरा यहाँ पे पूरा कनेक्टेड है, हाँ। जिससे से आप जब बैठते हो आपको कुशनिंग और सपोर्ट एक मिल जाता है। सपोर्ट, एक आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकली भी कुछ चीज पीछे लग रही है तो आपको सेफ फील होता है। हाँ इसमें आप देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो पीछे बैठने वालों को खासकर अगर मिडिल एज लेडीज होगी उनको काफी इनसिक्योर फील होती है। पेपर पे तो सबसे ज्यादा रेंज है, क्या रेंज मिलती है आपको रियल लाइफ इसको अगर फुल चार्ज करे तो? जो स्क्रीन पे दिखता है वो 134 किलोमीटर दिखता है हाँ हाँ 100% चार्ज पे। और मुझे यूजुअली 80 से 100 किलोमीटर्स में चला लेता हूँ, उसमें सिर्फ नॉर्मल मोड में, हाइपर पे भी जाता हूँ, नॉर्मल पे भी जाता हूँ, सब में मिक्स तो मोड। मिक्स मोड, लेकिन प्रिडोमिनेंटली आप कौन सा मोड यूज करते हो? नॉर्मल सबसे ज़्यादा चलता है। नॉर्मल मोड पे आपको एक्चुअली मोड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अनलेस अगर आप हाईवे पे जा रहे हो और आपको 80 के ऊपर जाना है। 80 के ऊपर टू व्हीलर पे, मोपेड टाइप टू व्हीलर को ABS नहीं होता है, 80 के ऊपर कितना उसे लेके जाएंगे और क्यों लेके जाएंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सेफ्टी का उधर मैटर आ जाता है। ओवरहीट होती है जो बिल्कुल। हमें स्टार्टिंग के रिव्यूअर्स ने तो काफी डराया था, ओवरहीट ओवरहीट ओवरहीट, आपको कभी प्रॉब्लम आया है? इसका नॉर्मल मोड पे आप 80 पे जा सकते हो इजीली और काफ़ी अच्छा एक्सीलरेशन भी है। मुझे कभी इसको हाइपर पे या स्पोर्ट मोड पे भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और नॉर्मल मोड पे आज तक मुझे हीटिंग का एक बार भी इशू नहीं आया। तो और heating मैंने issue- मुंबई के गर्मी में इसको भगाया है। रोज ऑफिस जाने के लिए यूज़ करता हूँ मैं इसको। रोज 18 किलोमीटर जाना है आना है मेरा, 40 किलोमीटर जाके आके हो जाता है मेरा टोटल। कितने दिनों में चार्ज करते हो? मैं गाड़ी 3 दिन में एक बार चार्ज कर रहा हूँ। और सिर्फ आप यूज करते हो, फैमिली मेंबर्स भी यूज करते हैं? फैमिली मेम्बर्स भी यूज़ करते हैं और अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो काफ़ी सस्ता है पॉकेट पे, तो हर चीज़ के लिए यूज़ हो जाता है। आपके अंदाजा से कितने सालों में आपका ईवी अगेंस्ट पेट्रोल, इसमें ईवी में मेरे ख्याल से आप अभी कोई भी टू व्हीलर लेने जाओ 1 लाख के आसपास मिलती है, ये 1.5 लाख के आसपास मिलती है, तो 50,000 रुपीज़ कितने सालों में आप रिकवर करवाओगे? मेरा रनिंग जितना है उसमें मेरा साल भर में 5,000 किलोमीटर गाड़ी चलेगा और पर किलोमीटर मुझे पेट्रोल में 4 रुपये लगता था, तो इसमें मुझे 17 पैसे लगता है। व्यूअर से वो कहेंगे कि अरे 2,000 किलोमीटर हो गया, बंदा 5,000 की बात कर रहा है, तो उसमें लॉकडाउन भी था, लॉकडाउन अब निकल चुके हैं, लोग वापस ऑफिसेज जाने लगे हैं, तो हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो जनरल यूसेज के हिसाब से 5,000 किलोमीटर तक होगा, मतलब 2 से 2.5 सालों में आपका जो डिफरेंस है वो तो निकल जाएगा। 5,000 किलोमीटर मतलब आपका उसका गुना 4 ना पैसा बच रहा है, तो 20,000 रुपया पर साल बच हाँ, जाएगा। मतलब 2-2.5 साल में तो दो पक्के 2.5 कीमत साल में मिल आपको जाए। 50,000 रुपये आपके जेब में है। और इसमें आपको कोई भी ऑयल चेंज या सर्विसिंग कॉस्ट भी नहीं है। 300 रुपये का पेट्रोल व्हीकल में ऑयल चेंज करना पड़ता है हर 6 महीने में, अगर आपको अच्छे से चलाना है तो। लोग 2-2 साल भी चलाते हैं एक ही ऑयल पे, पर उनका इंजन का फिर खर्चा आ जाता है। बराबर। इसमें कोई ऑयल चेंज नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, एयर फिल्टर नहीं है। मुंबई आप कह रहे हो, तो मुंबई के बारिश में अभी तो इस साल बहुत घमासान बारिश हुई, क्या एक्सपीरियंस है? मैं तो इसको अच्छे खासे बड़े बड़े पानी के खड्डों में से भी लेके आया हूँ ओके। और कभी इलेक्ट्रिकल पानी में लग के कोई इशू नहीं आया आज तक। IP रेटिंग क्या है इसका? ये IP68 सर्टिफाइड है, ओके। तो इसको एक्चुअली आप पानी के थ्रू लेके जा सकते हो। और इसके सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट अच्छे से सील्ड है इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, और इसका इवन जो सीट कंपार्टमेंट है उसके अंदर भी पानी अंदर जाता नहीं है। और नेक्स्ट बात रही कि सर्विसिंग, नॉर्मल व्हीकल की सर्विसिंग के लिए तो मेरे पास सर्विस वर्कशॉप्स है, उधर जाके कर सकता हूँ। एक बंदे का नहीं पसंद आया, किसी दूसरे में इसके पास निकल जाऊंगा। इसकी सर्विसिंग का आपने एक्सपीरियंस कुछ किया है? अगर किया है तो क्या कैसे है? बिल्कुल, मैंने अभी तक 3 बार सर्विसिंग यूज़ किया है इनका। ओके। वो भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट था या कुछ इशू था मुझे, इसके लिए किया है। ओके। जैसे कि इनका मुझे पहली बार लगा था जब भी इसका GPS का अपडेट आया था MoveOS 2 में,
ओके मेरा जीपीएस पकड़ रहा नहीं था बिकॉज वो वायर फॉल्टी था। ओके तो मैंने मोबाइल ऐप से ही सीधा एक रिक्वेस्ट डाला, सर्विस रिक्वेस्ट। विद इन 2 डेज एक इंजीनियर मेरे घर पे आया। ओके, तो 2 दिन में आपको सर्विस अटेंड की गई थी? हाँ, कॉल भी आता है, Request. पहले आने के पहले कॉल करते हैं, पूछते हैं आपको कि आप अवेलेबल हो क्या। उसके बाद सर्विस टेक्नीशियन का नंबर भी दिया जाता है जिससे 1-to-1 कनेक्शन कॉल होता है। वो बंदा आपके घर पे आया, घर के नीचे आके उसने पूरा उसका टूल किट था, इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर के साथ सब चीज़ था। उसने पैनल खोला, एजुकेटेड बंदा था, ऐसे नहीं कि कोई एरा गैरा। इसमें सॉफ्टवेयर बेस्ड काफ़ी चीज़ें हैं, तो कोई भी मैकेनिक आपको इसको रिपेयर नहीं कर पाता है, इसके लिए ट्रेनिंग लगता है। और तो जो बंदे आए थे वो वेल एजुकेटेड या वेल ट्रेंड कह सकते हो, उनको मालूम था वो क्या कर रहे हैं और इक्विप्ड भी थे? तीनों अलग अलग बंदे आए हैं। तीनों अलग अलग बंदों को अच्छा नॉलेज था, वो डिप्लोमा सीखे हुए थे। ओके, तो आपने बात की मैंने थी। उनसे अच्छे से और बात की। ओवरऑल उनका अप्रोच टुवर्ड्स कस्टमर कैसा था? काफ़ी फ्रेंडली और बहुत हेल्पफुल थे। सामने से उन्होंने अपना नंबर दिया, बोले कि आपको कभी भी कुछ भी लगे आप मुझे सीधा भी कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आ और जाऊंगा। किस में आते हैं, क्या लेके आते हैं? रिक्शा में आते हैं, नहीं, टू वो अपने व्हीलर पे ओला में आते आते हैं। ओके, ओला के साथ और ही आते हैं। 2 बार उन्होंने अपना ओला का वैन लेके आए थे, बड़ा वाला। ओके, 3 बार? तो एक बार तो जीपीएस की कंप्लेंट हो गई, और 2 कंप्लेंट्स क्या थी? एक बार इसमें मुझे हेडलैम्प के अंदर रैटलिंग आवाज आ रहा था, ओके खड़खड़ का। ओके। तो बेसिकली इसका ना जो नीचे का पैनल था हम्म। वो वीक था, तो उन्होंने पूरा नीचे का पैनल जो है ब्लैक कलर का, आप देखते हो स्क्रीन ओके, पे, ये हाँ ये पूरा नीचे का पैनल हाँ हाँ, सीधा निकाल के नया लगा दिया। ये पैनल की बात कर रहे हैं हम। और कहीं रैटलिंग नॉइज आती है? नहीं, अदरवाइज इस स्कूटर में कहीं पे भी आपको आवाज नहीं आएगा, एक्सेप्ट अगर आप कुछ खड्डे में से जाते हो जोर से। तो वो सस्पेंशन का सस्पेंशन noise का जो है और एक्सेलरेशन का, टायर का नॉइज आता है जो नॉर्मल है। है। और तीसरी कंप्लेंट? तीसरी कंप्लेंट थी कि एक यहाँ पे पैनल जो था, जो उसने जब फर्स्ट टाइम आके खोला था, लगाने टाइम पे उनका एक क्लिप या कुछ रह गया था। ओके, तो सेकेंड टाइम मैंने उसको इस पैनल के नीचे? इसी के पैनल के नीचे, ओके, तो यहाँ पे एक क्लिप रहता है हाँ हाँ जो उसने ठीक से लगाया नहीं था या कुछ इशू था, जो पहले वाला बंदा आया था। हाँ हाँ। तो सेकंड टाइम दूसरा बंदा आके उसने उसे फिक्स कर दिया, और उनका काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। उनका एक ईमेल पे टिकट जनरेट हो जाता है, तो टिकट को फॉलो अप रहता है, अगर वो नहीं सॉल्व किया तो वो एस्केलेट हो जाता है ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिकली। ओके तो आपको पीछे पड़ के कोई आया नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। ओके। इनका जो डेवलपमेंट साइकिल है, मतलब ये अपनी स्कूटर को बना के बेच रहे ऐसे नहीं है। उन्होंने जो फर्स्ट मॉडल बनाया था उसके बाद उनको जो कंप्लेंट्स आई, जो हम लोग फ़ोन से रेस करते हैं, तो उनके पास डेटा है उसका कि क्या कंप्लेंट सबसे ज़्यादा आ रही है। जैसे कि इस पैनल के बारे में बात किया कि उसके अंदर रैटलिंग का नॉइस था, कि वो प्लास्टिक उसका वीक था। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है? मुझे वो टेक्नीशियन था ना, उसने खुद बताया ओके। कि उनको इसमें प्रॉब्लम आ रहा था, तो उन्होंने ये पूरा पैनल वापस से मैन्युफैक्चर किया है, पूरा रीडिज़ाइन करा गया है, ताकि उसको वापस उसके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ाई गई है। जिस तरह से स्क्रू भी लगते हैं वो भी चेंज किया गया है। इसके अंदर माइक का भी अगर नया फीचर आने वाला है, जिससे वॉइस असिस्टेंट जैसा इससे बात कर सकते हैं ओला से, ओके। तो उसके लिए ये माइक भी वो लोग अपडेट करने वाले हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है या उसके लिए आपको कोई चार्जेस बेयर करने पड़ते हैं? मैंने अभी तक एक भी रुपया अपार्ट फ्रॉम द स्कूटर कॉस्ट दी नहीं है। सारे जो भी सर्विसिंग हुए हैं वो नो कॉस्ट पे थे। इसके अलावा मैंने इसका एक्सटेंडेड वारंटी भी लिया है। एक्सटेंडेड वारंटी? हाँ, तो ऑलरेडी मुझे 3 साल का कंपनी का कंप्लीट वारंटी है, बैटरी पैक पे भी और गाड़ी पे भी। उसके अलावा अभी आफ्टर 2-3 महीने पहले उन्होंने दिवाली के अंदर एक्सटेंडेड वारंटी का स्कीम लॉन्च किया। इसमें 2 साल और एक्सटेंड कर सकते हो। आपको कहाँ पे, ऐप पे आया था ये? ऐप पे आया था। ओके। और मैंने उसको ऑप्ट इन किया। 7,000 समथिंग अमाउंट था। उसमें आपकी 2 साल से एक्स- वारंटी बदल गई, ऐड हो गई, ऐड हो गई। एक्सटेंड हो गई। इनिशियल ये बटन थे, इसके मामले में भी बहुत से डाउट्स थे, हमें खुद थे। हमने जब इनिशियल देखा कि ये बटन्स कैसे ये करेंगे, तो अभी प्रिंट बिंट तो इसकी अच्छी दिख रही है, लेकिन कभी ये बटन्स प्रॉब्लम देते हैं? बिल्कुल नहीं, बटन्स काफ़ी क्लिकी है और इनके ऊपर जो प्रिंट है वो भी अब तक निकला नहीं है। जबकि ये स्कूटर धूप में रहती है, बारिश में हो चुकी है, इसने 3 मौसम देख लिए हैं मुंबई के। समवॉट रिलायबल, 1 साल इतना भी बड़ा टाइम नहीं है, लेकिन अभी आप अगर इस पैनल्स को देखें तो ऐसे साइंस ऑफ वेयर तो नहीं है, तो वी कैन अज्यूम कि ये चल जाएंगे। और अगर खराब भी हो गए तो जैसे भावेश जी ने बताया 5 साल तक तो ये ओला की जिम्मेदारी है, तो कुछ हो भी गया तो आई एम श्योर कि हमें ये वारंटी में चेंज करके मिलेगा। इसके इर्गोनॉमिकली इशू आया ये स्पाइन की वजह से या कोई भी? आपकी हाइट कितनी है? मैं 5 फुट 10 इंच हूँ। ओके, 5'10", तो मेरे ख्याल से एवरेज से ज़्यादा ही हाइट है। इधर आपको बैठ के कुछ तकलीफ होती है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे आप देख सकते हो कि अगर मैं स्कूटी पे बैठता हूँ तो मेरा नी आराम से बैठ के बहुत जगह बच जाता है। ओके, और अगर अब हम इसे पूरा टर्न करेंगे तो नी टच होता है आपका? इसका काफ़ी हाइट ज़्यादा है, हैंडल काफ़ी ऊपर है। हाँ, इधर आप देख सकते हो कि नी टच की ये प्रॉब्लम, ये एथर में मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आती है। एथर में टॉल राइडर्स के नीज टच होते हैं। Yes, आपको पीछे बैठ के ऐसा बैठ के चलाना पड़ेगा एथर में, जबकि इसमें आप काफ़ी कंफर्टेबली
कैसे बैठ के आप चला सकते हो। नॉर्मल स्कूटर से काफ़ी बड़ा है, इवन एक्टिवा से ये गाड़ी थोड़ा मुझे बड़ा लगता है। Okay. स्टोरेज के मामले में भी, सीट के मामले में भी, और यहाँ पे लेग रूम के मामले में। सीट कंफर्ट फिर कैसा है? सीट काफ़ी कंफर्टेबल और बहुत बड़ी है। आप देख सकते हो ये सीट काफ़ी वाइड है कंपैरेटिवली नॉर्मल स्कूटर के, यस। और इसके अंदर कंफर्ट ही आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा है। बैटरी रेंज में कोई ड्रॉपिंग हुआ है यूसेज की वजह से? मतलब पहले दिन वो 140 देती थी, आज 135 या 130 देती है, ऐसे कुछ चीज हुआ है ऐसे आपने? वो कंसिस्टेंटली 135 पे ही कांस्टेंट है। 135। उन्होंने स्टार्टिंग में तो 150 बोला था, 150 बोल के आपको 135 चिपका दिया। तो अभी क्या वो इको मोड आया है, कभी ट्राई किया है आपने? उसमें देती है 150? उसमें आपको लोगों ने 200 किलोमीटर भी चला लिया है। उसमें 175 भी आप चला सकते हो, पर उसमें गाड़ी का टॉप स्पीड 40 तक जाता है सिर्फ। और बेसिकली एक छोटी नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चाइनीज EV जो नॉकऑफ्स रहती आते हैं इलेक्ट्रिक, हाँ, उस स्पीड पे चलती है गाड़ी, हाँ, 40 किलोमीटर के स्पीड पे। पर वो भी आप चला सकते हो अगर आपको बहुत इलेक्ट्रिसिटी बचाना है। आपको इमरजेंसी के लिए अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे हो, आपको पता है आप नहीं पहुंच पाओगे, तो आप इको मोड पे डाल के लंबे तक जा सकते हो। आपने 170 कभी ट्राई किया है? मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी आज तक, बिकॉज ओके। मैंने इसमें बोरीवली से लेके चर्च गेट तक जाके रिटर्न आया हूँ एक सिंगल एक चार्ज चार्ज पे। में। और जब आए तब कितना चार्ज था अराउंड? तभी भी मेरे गाड़ी में और 20% बचा था। ओके, तो रेंज एंजाइटी कभी फील की है आपने? बिल्कुल नहीं। ओके, तो ओला में आई डोंट हैव, मुझे रेंज एंजाइटी नाम का चीज़ जो है ना, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओनर के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। और जैसे बोलते हैं ना कि रोज़ सुबह उठ के अपना गाड़ी अगर फुल टैंक है, वो फीलिंग आती है, घर पे चार्ज होता है। एग्जैक्टली। और ये जो इको मोड है ना, हाँ, हाँ। ये फर्स्ट डे से इनबिल्ट था, पर वो ओपन नहीं था। जब आपका बैटरी 20% के नीचे उतरता था, तभी इको मोड पे अपने आप गाड़ी स्विच हो जाता था। ओके, लेकिन 20% के नीचे तो कभी कभी जीरो भी हो जाता था। वो ओके, मतलब ये इको मोड तो था, अभी उन्होंने ये टोटल यूजर चूजेबल कर दिया है कि आप चूज कर सकते हो। आपको जब स्विच करना रहेगा ना, ये जो मोड चेंज का बटन है, इसमें आप नॉर्मल, स्पोर्ट और हाइपर, और वापस दबाए तो वापस नॉर्मल पे आ जाते ओके, हो। इधर ये नीचे दिख ये रहा नॉर्मल है, मोड हाँ, है। बराबर। आपको अगर इको मोड पे जाना है ना, तो हाँ। आपको ये मोड बटन दबा के रखना पड़ता है, तो वो इको मोड पे जाता ओके, तो गलती से आप मोड्स में बीच से एकदम इको जाके 40 पे अटक नहीं है। जाओगे? नहीं जाओगे। ओके, तो वो सेफ्टी फीचर भी है, और उन्होंने उसको अलग ही रखा है अगर आपको रेंज बहुत ज़्यादा निकालनी है। तो जो उन्होंने कहा था, जैसे मैंने कहा, मूव ओएस में जो जो उन्होंने प्रॉमिस किया है उस पे पहुंचने की पूरी कोशिश की है। ये बेसिकली मूव ओएस 2 में ही आ गया था, इको मोड 3 में बाकी भी चीजें आ गई है। कंपनी कस्टमर्स को हवा में नहीं छोड़ रही है। ये जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड होते हैं, वो प्रोसीजर कुछ आपको इधर खड़ा रहना पड़ता है, क्या है, कैसी प्रोसीजर है? बिल्कुल नहीं, मुझे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि गाड़ी के लिए अवेलेबल है। उनका हर एक चैसीज वाइज अपडेट आता है, तो मेरा गाड़ी है तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा अपडेट आया है। मुझे गाड़ी में आना है नीचे और डाउनलोड पे क्लिक करना है। ओके, और ये कोई बीटा अपग्रेड नहीं है, आप कह रहे हो ये सारी फाइनल रिलीजेस है? डे 1 से अपडेट है, कोई बीटा अपडेट नहीं नहीं नहीं, है। मतलब वो कुछ बीटा प्रोग्राम्स रहते हैं, उसमें आपने कहीं ये नहीं किया है? मैंने ये जो आप participate नहीं किया। अपग्रेड्स मुझे बोल रहे हैं, ये सारी नॉन बीटा अपग्रेड्स है, फाइनल नॉर्मल यूजर के रिलीजेस। लिए, नॉर्मल यूजर के लिए। प्रॉक्सिमिटी अनलॉक अगर टाइटली इंप्लीमेंट कर देंगे तो मेरे ख्याल से काफी, जो कहते हैं एथर में चाबी है, एथर की चाबी बेस्ट है, उससे ये कहीं आगे जाएगी। एथर की चाबी फिर लोग उसे वीक पॉइंट कहेंगे, फोन लेके बैठता हो, गाड़ी चालू हो जाती है। और क्या कंपनी करे, ऐसे आपका सजेशन है इसमें? इन्होंने ऑलरेडी चालू कर दिया है, एक्सेसरीज चालू की है इसके अंदर, जिसमें अभी सेंटर स्टैंड आ गया है, ओके, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज इसका साइड स्टैंड है ना, जब मैं इसको ऐसा लॉक करके पार्क करता हूँ ना, ये 2 स्कूटर की जगह लेता है पार्किंग में। ओके। अगर आपको एक ही स्कूटर का जगह है, तो आप इसको पार्क नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये काफ़ी टिल्टेड है। अभी उन्होंने 1000 रुपीज़ में पूरा आयरन रॉड का फुटिंग वाला किसी भी इधर बैठ जाएगा? सारे ओला में लग जाएगा। ओके, ऐसे सिर्फ साड़ी गार्ड, ये वो उन्होंने जो फर्स्ट डे को हमको बोला था साड़ी सारी गार्ड आ तो रहा पहले है। दिन से है, नहीं, पर यहाँ पे एग्जैक्टली वाला, नहीं, बड़ा वाला साइड पेडल, जो मतलब साइडवेज हाँ, बैठने के लिए हाँ, पेडल, या। वो भी लॉन्च कर दिया है लेडीज के accessories लिए, में। उधर जो साड़ी पहन के बैठते हैं उनके पैर रखने के लिए, Yes, वो भी आ गया वो भी है। लॉन्च कर दिया है। मतलब एसेसरीज पे भी काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर पे भी काम कर रहे हैं। खुश हो? खुश तो बहुत हूँ। अभी तो उन्होंने हाइपर चार्जिंग भी चालू कर दिया है, हाइपर चार्जिंग नेटवर्क। मेरे घर के लाइक 6 किलोमीटर के रेंज में मुझे हाइपर चार्जर मिल रहा है। ओके, मतलब लेकिन ये मुंबई सिटी है, सिटी टू सिटी ऑफ कोर्स वेरी करेगा। मुंबई में तो हाइपर चार्जिंग चालू हो गए, क्या चार्जेस है? अभी तो फ्री है, ओके, टेस्टिंग बेसिस। टेस्टिंग बेसिस के लिए फ्री है। अभी जब भी चार्ज होगा तो समझेगा।
आपने ट्राई किया है? मैंने रिसेंटली चार्ज किया था। और कितना स्पीड है, क्या टाइमिंग है उनकी? अगर मैं 20% व्हीकल लेके जाऊँ तो कितने मिनट्स में कितना चार्जिंग है? उन्होंने पर मिनट 15 किलोमीटर्स या 10 किलोमीटर्स का ऐसा कुछ क्लेम किया है। ओके। मैंने पूरा चार्ज नहीं किया है, मैंने सिर्फ चार्जर देखा, लगता है कि नहीं देखा। ओके हाँ, वो भी है कि जनरली देखिए हाइपर चार्ज नेटवर्क ये सहूलियत होती है अगर आप ऑफिस में हो और अचानक दोस्तों के साथ प्लान बन गया चलो कहीं बाहर जाके आते हैं और आपकी गाड़ी चार्ज नहीं हो, तभी आपको हाइपर नेटवर्क लगने वाला है। वरना 95% ऑफ द यूज़र्स को मालूम होता है कि उन्हें कितना जाना है, गाड़ी कब चार्ज करनी है और गाड़ी घर से ही चार्ज होकर बाहर निकलती है। और जहाँ तक ईवी की बात है, चाहे वो 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो, आपको जो चार्जेस कहे जाते हैं बेचते समय कुछ पैसों में, ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप घर पे चार्ज करो तो ही अप्लीकेबल है। फास्ट चार्जिंग नेटवर्क इन चार्जेस से लगभग 4 से 5 गुना महंगा होता है, सेविंग्स में फ़र्क आ जाता है। तो फास्ट चार्जिंग नेटवर्क होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी ज़रूरत कभी कभार ही लगती है। जो करंट हाइपर चार्जर है ओला का, कांदिवली रिंग रोड के BPCL पेट्रोल पंप पे इंस्टॉल किया गया है। इस तरह से चार्जर रहता है, तो आपको सिर्फ उसे प्रेस करके निकालना है, फर्मली इंसर्ट करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन्ड है हाइपर चार्जिंग। तो इस तरह से ओला का अब हाइपर चार्जिंग नेटवर्क भी शुरू धीरे धीरे होने लगा है। हर हाइपर चार्ज के नोड पे अगर आप देखें तो इस तरह से इमरजेंसी स्विच दी गई है। किसी इमरजेंसी में अगर आप इसे दबाएं तो पावर इमीडिएटली कट हो जाती है। यहाँ पे और एक ओला आप देख सकते हैं कि चार्ज हो रही है। ये वीडियो बनाने के पहले थोड़ा सोशल मीडिया पे भी चेक कर रहा था। बहुत से लोग कहते हैं भाई गाड़ी के ब्रेक पैड तो चलते नहीं है, ब्रेक पैड का कोई इशू आया है आपको? कुछ लोगों ने तो 1000 किलोमीटर में ही ब्रेक पैड चेंज करने पड़े, बोलते काफी घटिया ब्रेक पैड है। ऐसे कोई इशू? बिल्कुल नहीं, आपको ब्रेक पैड्स में मुझे तो अब तक मेरा 3000 हो रहा है, 2843 हुआ है चला है। आज तक मैंने ब्रेक पैड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ब्रेक और अच्छे लगते भी है स्मूथली। वो चलाने वाले पे रहता है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं तो रीजनरेशन से आधा ब्रेकिंग कर लेता हूँ और उसमें मुझे कुछ इशू नहीं लगता। और एक इसमें प्रॉब्लम जो है कि जैसे ही टर्न मारते वक्त अगर मैं थोड़ा भी ब्रेक दबा दूँ, हाँ। जो आपको अपने को आदत रहती है, तो उसका पावर पूरा डिस्कनेक्ट हो जाता है। अभी मैंने थोड़ा सा ब्रेक दबाया और पूरा एक्सेलरेटर मार रहा हूँ, गाड़ी चालू है पर गाड़ी मूव नहीं होगी। आपको ऐसा गिरने वाला फीलिंग आ जाता है, एक्सेलरेशन चल गया मेरा। 10% भी अगर पावर मिल रहा है टायर को, वो सेफ भी हो जाएगा और गाड़ी इजीली टर्न भी कर सकता है यू टर्न मारने के। अब नॉर्मल लगता है क्योंकि हम इतने साल एक साल मैंने चलाने के बाद अभी तक मैं उसमें नॉर्मल नहीं हूँ उस चीज़ के बारे में। कि आप कह रहे थे टर्निंग रेडियस के बारे में आपको थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो अपग्रेड हो सकती है, तो आप दिखा सकते हैं? सो बेसिकली गाड़ी अगर पार्क रहेगी टाइट स्पॉट में और उसको निकालना रहेगा, राइट, एंगल जो है बहुत कम घूमती है गाड़ी, तो आपको 2-3 बार ऐसे आगे पीछे करके निकालनी पड़ती है। ये मैंने पूरा अंदर लिया है। ओके, तो काफ़ी बड़ी टर्निंग रेडियस है, किसी भी 2 व्हीलर के लिए आप कह सकते हैं। स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट ज़रूर है। डबल सीट परफॉर्मेंस कभी ट्राई किया है, और है तो कैसे है? कितना डिप इन परफॉर्मेंस है या कुछ नहीं है? डबल सीट पे आपको एक्सेलरेशन में थोड़ा सा कम लगेगा जो नॉर्मल चलाते हो, पर इसका एक्सेलरेशन ऑलरेडी इतना तेज़ है कि आपको कभी भी पावर कम लगने का वाला नहीं है इसमें। तो ऐसे कोई बात नहीं है कि अगर 2 जन है तो नॉर्मल का स्पोर्ट्स मोड करो? नहीं, एथर या ओला, अगर वापस आपको मैं पैसे दूं 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए, क्या चूज करोगे? मैं खुद वापस ओला ही खरीदूंगा। ओला, ओला फैन बॉय? नहीं, फैन बॉय नहीं, बात भी genuine। है दोस्तों, मुझे नहीं पता ये व्हीकल, मैं स्टार्टिंग से इसे मैंने कवर किया, एथर को कवर नहीं किया, लेकिन मेरे पहचान में अनगिनत दोस्तों के पास एथर है। अगर आप मेरी पर्सनल राय पूछे तो एथर मुझे एक काफ़ी पर्पस बिल्ड ईवी लगती है। पर्पस बिल्ड ईवी होना एक मामले में अच्छा है कि उसकी हर चीज़ को उसके लिए बनाया गया है, तो इसको भी बनाया गया है। लेकिन पैसे तो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ नॉर्मल इससे, लेकिन व्हीकल लेते वक्त मैं छोटा लूँ, क्यों? क्योंकि वो ईवी है। ये एटलीस्ट ये बात मुझे पर्सनली थोड़ी और लगती है। फुल साइज ईवी मैं हमेशा ही प्रीफर करूंगा, फिर वो चाहे टीवीएस के iQube हो, बजाज की चेतक हो। हर व्हीकल के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, कुछ के कुछ वीक पॉइंट्स है, लेकिन इधर उधर मुझे थोड़ा ये लगता है कि इधर छोटी गाड़ी है, छोटी है। यस एग्जैक्टली, और छोटी उस पे है। एक बंदा बैठेगा ना तो आप ठीक से बैठ पाओगे, पीछे और एक को बिठाया ना तो जगह नहीं बचेगा, और ऊपर से आपका स्टोरेज भी, आपका इसमें एक ही हेलमेट रह पाएगा। आप यहाँ देख सकते हो ये काफ़ी बड़ा बूट है और इसमें काफ़ी चीज़ें आप स्टोर कर सकते हैं। हेलमेट्स, आपके विंड शीटर्स, चार्जर, उसी के साथ अगर आपके ऑफिस बैग है तो पूरी की पूरी ऑफिस बैग भी इस बूट में इजीली स्टोर हो जाती है। सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मैं कहूँगा, जो बाकी ईवी स्कूटर के अगेंस्ट ओला S1 Pro को मिलती है।
आप हर चीज़ में बीट करता है ओला। प्राइस में बीट करता है, स्टोरेज में बीट करता है, स्पीड में बीट करता है, रेंज में बीट करता है, और बचा क्या, रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी में भी आई हैव हो नॉट रहा सीन है। यस, रिलायबिलिटी ये सबसे बड़ी आर्ग्यूमेंट सुनोगे आप कि ओला रिलायबल नहीं है। ऐसे नहीं है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं था, प्रॉब्लम्स थे, लेकिन उसे जितना हाइप अप किया गया है उतना इशू नहीं है। एक साल में 3 सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं। ये जो आपने ली है इसकी पूरी बॉडी प्लास्टिक है, तो फाइबर है। आपको कभी ऐसे स्टर्डीनेस में डाउट आता है? भले इसका आउटर शेल जो है ना वो प्लास्टिक है, पर इसका इंटरनल जो शेल है ना वो पूरा मेटल ट्यूबल एक ही फ्रेम में बना है, मोनोकॉग। मोनोकॉग। जिसकी वजह से स्टर्डीनेस तो बहुत अच्छी है इसके अंदर। मतलब हाई स्पीड पे भी आप वॉबल नहीं होगा गाड़ी, और टायर्स में ग्रिपीनेस भी काफ़ी अच्छा है, ब्रेकिंग दोनों काफ़ी पावरफुल है। अगर आप 100 के स्पीड तक गाड़ी लेके जा सकते हो तो आपको रुकाना भी है, राइट। कॉन्फिडेंस देता है गाड़ी चलाते वक्त। ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कोई हल्की गाड़ी चला रहा हूँ, या मुझे नहीं पता गाड़ी चला रही है मैं चला रहा हूँ। ओके, क्या इसका इंश्योरेंस का कैसे क्या एक्सपीरियंस रहा है? कभी आपने इंश्योरेंस क्लेम किया है या प्रोसीजर क्या है? ओला खुद आईसीआईसीआई के साथ पार्टनरशिप है, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड इंडिया लेवल? इंडिया लेवल पे। ओके और मैंने ही उनका ही इंश्योरेंस लिया है। ओके। इन टर्म्स ऑफ क्लेमिंग मुझे अब तक ज़रूरत नहीं पड़ा, टच वुड, अच्छी बात है वो। पर अगर ज़रूरत पड़ा तो भी ऑनलाइन प्रोसेस है, मुझे सिर्फ कस्टमर केयर को कॉल करना है। लेकिन गाड़ी कहाँ रखोगे? गाड़ी मुझे जहाँ पे है वहीं पे रखनी है, लोकेशन उनके साथ शेयर करना है, गाड़ी वहीं से उठा के लेके जाते हैं ओला आपको वाले। गाड़ी के लिए रुकने की जरूरत रुकने नहीं की है, ज़रूरत जहाँ नहीं है साइड में कर साइड दीजिए। में रख दीजिए, लॉक रहेगा, आपका लोकेशन पिन सिर्फ आपको उनको भेजना है, वहाँ पे आके वो गाड़ी आपका उठा के जो भी प्रोसेस करना है करेंगे। तो बाकी कंपनीज भी इसे कवर करती है? HDFC, अर्गो, सब सारे, इट्स लाइक अ नॉर्मल व्हीकल, इसमें आप कोई भी इंश्योरेंस ले सकते हो, आपके चॉइस। एको का भी था, ओके। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको आईसीआई के हाथ ही जाना है। तो मुझे सबसे कॉस्ट भी इफेक्टिव था, और ऑलरेडी कंपनी ही दे रही है ओला, सो उसमें क्लेम का प्रोसेस भी इजी हो जाएगा, ऐसा लग के मैंने ले लिया। ओके। स्विंग आर्म टूटता है, वीक है, ऐसे कभी कोई आपको इशू या कोई रिप्लेसमेंट या कुछ कंप्लेंट आया है? बॉम्बे के खड्डे तो बेस्ट टेस्टिंग ग्राउंड है। मुझे स्विंग आर्म में कभी इशू नहीं आया, मैं इसको अच्छे से भगाता हूँ हाईवे पे, वो भी मुंबई बोरीवली में, बोरीवली से अंधेरी वाले रास्ते पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा खड्डे हैं, ओके। वहाँ से लेके जाता हूँ। खड्डे में भी जाती है खड्डे vehicle? में भी जाती है। आप मुंबई में रह के खड्डे में गाड़ी नहीं गई तो फिर आप मुंबई में नहीं चला रहे हो गाड़ी। तो खड्डे में जाती ही है गाड़ी, हाँ हाँ। और फिर भी सस्पेंशन में कोई आवाज़, कोई दिक्कत, स्विंग आर्म में टूटना वीटना कभी तक मुझे तो फील नहीं हुआ है। हमने पहले बात की फीचर्स जो सिर्फ कंपैरिजन शीट में आने के लिए है, तो क्रूज कंट्रोल मुझे लगता है कि टू व्हीलर के लिए क्रूज कंट्रोल भी उसी कैटेगरी में आता है, क्या इस्तेमाल होता है? मैं इसको एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ओके। मुझे काफ़ी अंडररेटेड फीचर लगता है इस गाड़ी में कि क्रूज कंट्रोल है। अगर आपको कभी आप स्कूटर से जा रहे हो और आप हाईवे पे या नॉर्मल रोड पे हो, 30 के या 40 के स्पीड से जा रहे हो, और आपको जेब से कुछ निकालना हुआ चलाते वक्त, जो हम लोग रुक के नहीं करते कभी कभी एक्सीलरेटर में, यस। तो यहाँ से यहाँ जेब में हाथ डालना चलाते वक्त, और एक्सीलरेटर रुक जाता है, गाड़ी स्लो हो जाते हैं मेन रोड पे, हाँ। वो काफ़ी धोखादायक चीज़ है। उससे अच्छा मैं इसको क्रूज कंट्रोल में डाल देता हूँ, मेरा हाथ फ्री हो गया। नहीं ना, लेकिन फिर वो भी तो धोखादायक ही है। नहीं, पर मैं लेफ्ट हैंड तो पकड़ा है मैंने हाथ, हाँ, ब्रेक और है। राइट हैंड से मैं कुछ भी अगर निकालना है, वॉलेट या कुछ भी लेके, या फोन डिस्कनेक्ट भी करना है, तो निकाल के कर सकता हूँ मैं। और वापस हाथ लग जाए तो गाड़ी अपने स्पीड से चलता रहता है। तो उस हिसाब से क्रूज कंट्रोल। और अगर मैं हाईवे पे भी जा रहा हूँ, उधर लिमिट है 60 का, 60 पे लाके छोड़ दिया, तो मुझे बार बार एक्सेस को पढ़ने की मतलब जरूरत नहीं यूज है। होता है क्रूज बहुत, कंट्रोल, मैं तो- गिमिक ही नहीं है। मैं दिन में 1 से 2 बार यूज कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि सारे डाउट्स एटलीस्ट जो मेरे थे वो तो क्लियर हो गए। आपने भी काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन लाइफ विद ईवी या आइस इंजन इसके पहले आप चलाते थे, क्या प्रिफर करते हो? या ईवी में कोई भी जी जो सोच रहे कि चलो मैं अब आइस इंजन व्हीकल को छोड़ के ईवी में जाता हूँ, जनरल फिर कोई भी ले, चाहे ओला ले, कुछ भी, कोई भी ईवी ले, लेकिन जो ईवी लाइफ कंसिडर कर रहे हैं टू व्हीलर में एटलीस्ट, तो जर्नी इजी है, थोड़ा डिफिकल्ट है, एडाप्टेशन टाइम लगेगा, या मच बेटर है? मैं तो कहूँगा सबसे बेस्ट डिसीजन होगा अगर आप आइस इंजन से ईवी पे जा रहे हो, टू व्हीलर के मामले में। ओके फोर व्हीलर के मामले में नहीं बात कर सकता हूँ, बिकॉज उसके लिए नेटवर्क होना ज़रूरी है। ओके। बट टू व्हीलर से आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 40-50-100 किलोमीटर चला दोगे सिटी के सिटी में ही सिटी के यूज सिटी होती में। है। तो उसके लिए आपके लिए ये मोर देन इनफ है। अच्छा रेंज अगर रहेगा तो गाड़ी में, जिसके ओला में है, और चार्जिंग का अगर आपका स्पॉट रहेगा, बिल्डिंग में आपको सिक्योरिटी होगा और आप गाड़ी चार्ज कर सकते हो अच्छे से हाँ हाँ बिल्डिंग के अंदर ही, तो उससे बढ़िया कोई कंडीशन हो नहीं सकता। हाँ। 100% जाके ईवी ले लो। ये क्या है? ये स्मार्ट प्लग है? ये तो मैंने ऐसे ही लिया है ताकि मैं गिन पाऊँ कितना यूनिट यूज़ हो रहा है।
Okay. गाड़ी चार्ज करने के लिए, यूनिट गिनने के लिए मैंने रखा है तो कि कितना यूनिट आपने गिना कभी 0 to या 20% से लेके फुल चार्ज कितना लेता है? 0 to मैंने एक बार चार्ज किया है। ओके, जस्ट और चेक उसमें करने के 4 लिए। यूनिट यूज होते हैं। तो 4 यूनिट में आपकी व्हीकल 0 to 100% 100% होती चार्ज हो है। जाता है। हाँ, 24 रुपए में आपकी व्हीकल घर 30 रुपए पे, आप पकड़ लो राउंड फिगर। 30 रुपए, हाँ एकदम राउंड फिगर हम पकड़ ले तो 30 रुपए में आपकी व्हीकल फुल 135 चार्ज किलोमीटर जाती है। हो जाती है। और होम चार्जर से फुल चार्ज 4 घंटे में हो जाती है। 3 से 4 घंटे में गाड़ी फुल चार्ज हो जाता है। हर एक ईवी को खुद के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, हर एक को, चाहे वो चेतक हो गई, चाहे वो टीवीएस iQube हो गई। आप आपके फीचर सेट चूज कीजिए, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आपको क्या फीचर्स आपके व्हीकल में होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप उसे बिल्कुल उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। उस हिसाब से आप अगर व्हीकल खरीदें तो आप सबसे ज़्यादा खुश रहेंगे उस व्हीकल के साथ। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। भावेश जी ने हमें उनके पूरे एक्सपीरियंस यहाँ पे डिटेल में शेयर किए हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है उसके वजह से, लेकिन इन्फॉर्मेशन अगर हमें देनी है तो वीडियो लेंथ बढ़नी ही है और ये मुझे ज़्यादा बेटर अप्रोच लगती है। आपके और भी कुछ अगर सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे ये नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती है। और मेरी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ज़रूर क्लिक करें। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद भावेश जी। थैंक यू।